आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेचिंग तकनीक की जो बहुत पावरफुल है, पर जिसे अक्सर लोग ठीक से समझ नहीं पाते। इसका नाम है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, या आसान भाषा में कहें तो पीएनएफ। और इस पूरी कहानी का जो रहस्य है ना, वो छिपा है एक रेडिट यूजर के इस सवाल में। वो ये जानना चाहते हैं कि पीएनएफ स्ट्रेचिंग में जब कोई अपनी मांसपेशी को सिकुड़ता है तो उसके बाद कमजोरी क्यों नहीं महसूस होती, या फिर जिम में जो लोग भारी वजन उठाते हैं वो 10 सेकंड से ज्यादा वजन कैसे होल्ड कर लेते हैं। उनके शरीर के जो सेफ्टी रिफ्लेक्स हैं जीटीओज, वो उन्हें वजन गिराने पर मजबूर क्यों नहीं करते। यही वो विरोधाभास है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस रहस्य को सुलझाने से पहले यह समझना जरूरी है कि पीएनएफ आखिर है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो पीएनएफ सिर्फ किसी मसल को खींचकर रखने जैसा नहीं है। ये एक एडवांस्ड तरीका है जिसमें पहले एक मांसपेशी को स्ट्रेच किया जाता है और फिर उसे सिकुड़ा जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। इसी स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन के कॉम्बिनेशन से मांसपेशियों की इलास्टिसिटी बढ़ती है और शरीर की मूवमेंट रेंज में जबरदस्त सुधार देखने को मिलता है। और दिलचस्प बात यह है कि पीएनएफ की शुरुआत एथलीट्स के लिए नहीं बल्कि थेरेपी के लिए हुई थी। 1940 के दशक में डॉक्टर हरमन काप्थ ने इसे पोलियो जैसी न्यूरोमस्कुलर बीमारियों के इलाज के लिए बनाया था। फिर मैगी नॉट और डोरोथी वॉस जैसे लोगों के साथ मिलकर उन्होंने इसे एक ऐसी तकनीक में बदल दिया जो आज भी रिहैबिलिटेशन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो ये काम कैसे करता है? सबसे कॉमन तरीका है होल्ड रिलैक्स। इसे 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले एक पार्टनर आपकी मसल को उसकी मैक्सिमम लिमिट तक स्ट्रेच करता है। फिर आप बिना हिले डुले उसी पार्टनर के दबाव के खिलाफ 6 से 10 सेकंड के लिए अपनी मसल को टाइट करते हैं। इसके बाद आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं और आखिर में आपका पार्टनर आपकी मसल को पहले से भी ज्यादा गहरे स्ट्रेच में ले जाता है। यही सिंपल प्रोसेस पीएनएफ के जादू का बेस है। और ये तस्वीर इसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाती है। यहाँ एक फिजिकल थेरेपिस्ट कूल्हे की मोबिलिटी यानी गतिशीलता बढ़ाने के लिए ठीक यही होल्ड रिलैक्स तकनीक इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल है जिसे दुनिया भर के प्रोफेशनल्स इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब उस सवाल पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। पीएनएफ असल में काम कैसे करता है? ये हमारी मांसपेशियों के साथ ऐसा क्या करता है कि हमें बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है? अब हम इसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। रिसर्च के हिसाब से पीएनएफ के काम करने के पीछे 4 मुख्य थ्योरीज हैं। ये हैं ऑटोजेनिक इनहिबिशन, रेसिप्रोकल इनहिबिशन, स्ट्रेस रिलैक्सेशन और द गेट कंट्रोल थ्योरी। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले आता है ऑटोजेनिक इनहिबिशन। इसे शरीर का एक सेफ्टी मैकेनिज्म समझिए। हमारी मांसपेशियों में गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स यानी जीटीओज नाम के सेंसर लगे होते हैं। जब ये सेंसर बहुत ज्यादा तनाव महसूस करते हैं, जैसे भारी वजन उठाते वक्त, तो ये चोट से बचाने के लिए मांसपेशी को रिलैक्स होने का सिग्नल भेजते हैं। इसी को ऑटोजेनिक इनहिबिशन कहते हैं। और बस यहीं पर हमारा वो ओरिजिनल सवाल फिर से सिर उठाता है। अगर जीटीओज मांसपेशी को बंद कर देते हैं तो एक पावर लिफ्टर उतना भारी वजन कैसे उठा पाता है? और पीएनएफ स्ट्रेच में 10 सेकंड तक मसल को सिकोड़ने के बाद हमें कमजोरी क्यों महसूस नहीं होती? मतलब कुछ तो है जो इस सीधी सादी परिभाषा में फिट नहीं बैठ। और इस पहेली का जवाब एक और रेडिट यूजर की इस एक लाइन में छिपा है। याद रखें कि ऑटोजेनिक इनहिबिशन कोई ऑल और नन घटना नहीं है। मतलब ये कोई ऑन ऑफ स्विच की तरह काम नहीं करता। तो सबसे जरूरी बात यह है, इस रिफ्लेक्स को एक लाइट स्विच की तरह मत सोचिए जो या तो ऑन है या ऑफ। इसे एक डिमर स्विच की तरह देखिए। पीएनएफ में जो आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन होता है वो मांसपेशी को पूरी तरह से बंद नहीं करता। ये बस उसकी टोन या उसके प्रतिरोध को थोड़ा सा कम कर देता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन के बाद उसे थोड़ा और गहरा स्ट्रेच करना मुमकिन हो जाता है। ये ताकत का पूरी तरह से खत्म होना नहीं है, बल्कि सिर्फ प्रतिरोध में एक मामूली सी कमी है। दूसरी थ्योरी है रेसिप्रोकल इनहिबिशन। ये बहुत सीधी सी बात है। जब एक मांसपेशी काम करती है तो उसके ठीक उल्टी तरफ वाली मांसपेशी को आराम करने का सिग्नल मिलता है। जैसे जब आप अपनी बाइसेप्स को सिकोड़ते हैं तो आपकी ट्राइसेप्स अपने आप रिलैक्स हो जाती है। पीएनएफ की कुछ तकनीकें इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके स्ट्रेच को और गहरा बनाती हैं। तीसरा है स्ट्रेस रिलैक्सेशन। हमारी मांसपेशियां और टेंडन्स
कुछ कुछ रबर बैंड जैसे होते हैं, वो विस्कोइलास्टिक हैं। इसका मतलब है कि जब आप उन्हें कुछ देर तक खींचकर रखते हैं तो उनके अंदर का तनाव अपने आप थोड़ा कम हो जाता है। इसी फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से टिश्यू धीरे धीरे और लंबा हो पाता है, जिसे क्रीप कहते हैं। और आखिर में है गेट कंट्रोल थ्योरी। ये थ्योरी बताती है कि हमारा नर्वस सिस्टम दर्द को कैसे मैनेज करता है। स्ट्रेचिंग से जो गहरी सनसनी होती है वो असल में दर्द के सिग्नल्स को दिमाग तक पहुंचने से रोक सकती है, मानो जैसे कोई गेट बंद हो गया हो। इसी वजह से हम स्ट्रेच के दौरान होने वाले डिस्कम्फर्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से सह पाते हैं और ज्यादा गहराई तक स्ट्रेच कर पाते हैं। तो हमने थ्योरी तो समझ ली, अब देखते हैं कि असल दुनिया में प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है, परफॉर्मेंस पर इसका क्या असर पड़ता है और इसे सुरक्षित तरीके से कैसे करना चाहिए। जब बात आती है रेंज ऑफ मोशन यानी कि शरीर के लचीलेपन को बढ़ाने की, तो रिसर्च बिल्कुल साफ है। पीएनएफ स्ट्रेचिंग लगातार सबसे अच्छे नतीजे देती हैं, जो स्टैटिक या बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग से कहीं बेहतर है। अगर लक्ष्य फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना है तो पीएनएफ सबसे असरदार तरीकों में से एक। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है, पीएनएफ करना कब चाहिए? अगर इसे किसी बड़े खेल या जोरदार एक्सरसाइज जैसे स्प्रिंट या जंप से ठीक पहले किया जाए तो यह असल में परफॉर्मेंस को कम कर सकता है। लेकिन जब इसे लगातार एक्सरसाइज के बाद किया जाता है तो ये समय के साथ ताकत और शक्ति को बढ़ा सकता है। इसलिए सही समय पर इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और अगर इसे सही तरीके से करना है तो रिसर्च हमें कुछ साफ साफ गाइडलाइंस देती है। कॉन्ट्रैक्शन लगभग 6 सेकंड तक का होना चाहिए। पूरी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। 20 से 60% की इंटेंसिटी भी उतनी ही असरदार और कहीं ज्यादा सेफ है। हमेशा वार्म अप जरूर करें और याद रखें, ये एक गहरा स्ट्रेच होना चाहिए, दर्दनाक नहीं। तो चलिए इन सारी बातों को अब एक साथ जोड़कर देखते हैं। पीएनएफ का जो जादू है वो किसी एक चीज की वजह से नहीं है। ये कोई सिंपल रिफ्लेक्स नहीं है। ये असल में उन चारों मैकेनिज्म्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है जिनकी हमने बात की। ऑटोजेनिक और रेसिप्रोकल इनहिबिशन जैसे न्यूरोलॉजिकल ट्रिक्स और स्ट्रेस रिलैक्सेशन जैसे मांसपेशियों के फिजिकल गुण, ये सभी मिलकर काम करते हैं ताकि हमें मूवमेंट की एक नई रेंज मिल सके। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारे शरीर में जीटीओज जैसे अंदरूनी सेफ्टी ब्रेक लगे हुए हैं तो हमारी ताकत की असली सीमा क्या है? क्या ये सिर्फ हमारी मांसपेशियों की क्षमता पर निर्भर करती है या फिर ये हमारे दिमाग की उन ब्रेकों को हटाने और अपनी पूरी क्षमता को इस्तेमाल करने की इच्छा पर भी निर्भर करती है?